तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आप भारतीय कानूनी व्यवस्था को समझ रहे हैं तो आपको पता होगा कि लगभग हर आपराधिक मामला एक ही दस्तावेज से शुरू होता है। वो क्या है? एफआईआर। तो अगर आप किसी क्विज की तैयारी कर रहे हैं या बस इस पहले और सबसे जरूरी कदम को समझना चाहते हैं तो ये आपके लिए ही है। आज हम प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर के हर पहलू को एक एक करके समझेंगे। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि आखिर ये एफआईआर होती क्या है। फिर हम देखेंगे कि इसे दर्ज कैसे कराते हैं, और इससे भी ज्यादा जरूरी, अगर पुलिस मना कर दे तो क्या करना है। हम कोर्ट में इसकी भूमिका पर भी नजर डालेंगे और कुछ बहुत ही जरूरी नए कानूनों पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आखिर ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है क्या? सच पूछिए तो ये वो दस्तावेज है जो किसी भी पुलिस जांच की नींव रखता है। तो देखिए, जो हमारा नया आपराधिक कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस, उसकी धारा 173 के हिसाब से एफआईआर वो पहली जानकारी है जो किसी गंभीर यानी संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस को मिलती है, और इसी जानकारी के आधार पर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। सिंपल। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। एफआईआर सिर्फ संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए ही दर्ज होती है। ये वो गंभीर अपराध हैं जैसे हत्या या डकैती, जिनमें पुलिस को आपको गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती। वहीं जो कम गंभीर अपराध हैं, जिन्हें असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं, उनके लिए एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज होती है, और पुलिस को जांच शुरू करने से पहले मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए होता है। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज है जहां लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, एफआईआर, कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट। तो चलिए इसे साफ कर लेते हैं। एफआईआर दी जाती है पुलिस को, कंप्लेंट दी जाती है सीधे मजिस्ट्रेट को, और पुलिस रिपोर्ट, जिसे हम चार्जशीट भी कहते हैं, वो जांच पूरी होने के बाद पुलिस मजिस्ट्रेट को सौंपती है। तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि एफआईआर क्या है, पर सवाल यह है कि इसे दर्ज कैसे कराते हैं। चलिए अब इसकी असल प्रक्रिया को देखते हैं। कानून के हिसाब से ये 5 स्टेप्स जरूरी हैं। पहला, आप जानकारी देते हैं। दूसरा, पुलिस उसे लिखती है। तीसरा, उसे आपको पढ़कर सुनाया जाता है ताकि कोई गलती ना हो। चौथा, आप उस पर साइन करते हैं। और पांचवा, और ये बहुत जरूरी है, आपको उसकी एक कॉपी मुफ्त में मिलती है। ये आपका अधिकार है। अब ये एक बेहद जरूरी और संवेदनशील बात है। कानून में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जैसे कि रेप या पीछा करने जैसे मामलों में एफआईआर सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज कर सकती है। और अगर सूचना देने वाली महिला किसी भी तरह से अक्षम है तो पुलिस की ड्यूटी है कि वो उसके पास जाकर बयान दर्ज करे और उस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करे। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर सालों तक कानूनी बहस चलती रही। क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर सकती है? इस सवाल का जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक केस से मिला। सवाल बहुत सीधा था। क्या पुलिस को जब किसी गंभीर अपराध की सूचना मिलती है तो वो अपनी मर्जी से ये तय कर सकती है कि एफआईआर लिखनी है या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना था। और सुप्रीम कोर्ट का जवाब बिल्कुल साफ और सीधा था। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर मिली हुई जानकारी से किसी संज्ञेय अपराध का पता चलता है तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। मतलब उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन इसमें एक छोटा सा वाद है। पुलिस एक प्रारंभिक जांच या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, पर इसका मकसद बहुत ही सीमित है। ये जांच सिर्फ ये पता लगाने के लिए है कि मामला संज्ञेय अपराध का है भी या नहीं। इसका मकसद ये जांचना बिल्कुल नहीं है कि जानकारी देने वाला सच बोल रहा है या झूठ। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो क्या? क्या हमारे पास कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है। पहला कदम, आप स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर से मिलें। अगर वो मना करते हैं तो आप जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को लिखित में शिकायत भेज सकते हैं। और अगर वहां से भी बात नहीं बनती तो आप सीधे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। चलिए अब कोर्ट रूम के अंदर चलते हैं। मुकदमे के दौरान एक एफआईआर की क्या वैल्यू होती है? क्या ये अपने आप में एक मजबूत सबूत है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। एक एफआईआर अपने आप में कोई ठोस सबूत नहीं होती। मतलब सिर्फ एफआईआर के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह बस एक प्रक्रिया की शुरुआत है। तो फिर कोर्ट में इसका काम क्या है?
देखिए, इसके दो मुख्य उपयोग हैं। पहला है संपुष्टि यानी कोरॉबोरेशन, ये दिखाने के लिए कि जिसने जानकारी दी वो शुरू से एक ही बात कह रहा है। और दूसरा है खंडन यानी कॉन्ट्रडिक्शन। अगर वो व्यक्ति कोर्ट में अपनी बात से पलट जाता है तो एफआईआर का इस्तेमाल उसकी गवाही को चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। हाँ, एक अपवाद है। अगर ये एक डाइंग डिक्लेरेशन है तो इसे सीधा सबूत माना जा सकता है। चलिए अब वापस आज के जमाने में आते हैं। हाल ही में हुए कानूनी बदलावों और नई टेक्नोलॉजी ने एफआईआर की पूरी प्रक्रिया को कैसे बदल दिया है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस है, उसने इस प्रोसेस को और भी आसान बना दिया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शब्द जोड़कर ऑनलाइन एफआईआर यानी ई-एफआईआर का रास्ता भी साफ कर दिया गया है। ये जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब है कि पीड़ित को अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो सही पुलिस स्टेशन में है या नहीं। वो अपने नज़दीकी किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है और फिर वो स्टेशन खुद ही उसे सही जगह पर ट्रांसफर कर देगा। और इसी तरह एफआईआर को कानूनी मान्यता देना एक बहुत बड़ा कदम है। अब कानून ये कहता है कि राज्यों को ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा देनी होगी। इससे पूरी प्रक्रिया में तेजी आएगी और लोगों के लिए न्याय तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। तो अब आप समझ गए हैं कि एफआईआर आपराधिक न्याय प्रक्रिया का पहला और सबसे अहम कदम क्यों है। पर यह तो बस शुरुआत है। अब सोचने वाली बात यह है कि इसके बाद सबसे जरूरी अगला कदम क्या होना चाहिए। एक तेज जांच, सही सबूत इकट्ठा करना या कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा।